याही चमड़ीगिरी कर ही रही होती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि ये एक बिजनेस मीटिंग है एंड उसे चमड़ीगिरी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो शर्माते हुए डायरेक्टर जाओ को ग्रीट करती है, लेकिन डायरेक्टर जाओ भी इस चीज को देख लेते हैं कि उसकी पहली नजर रैन पर पड़ी थी। इसीलिए डायरेक्टर जाओ याहे से कहते हैं कि उसकी आंखें काफी ज्यादा अच्छी हैं। इतना कहकर अब डायरेक्टर जाओ याहे को रैन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड बताते हैं कि रैन एक चीफ सर्जन है जो कि एमटेंग टेक्निक से रिलेटेड सर्जरीज करता है युनवा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। रैन के इंट्रोडक्शन के बाद याहे रैन से हाथ मिलाती है एंड अब वो उन सभी को साथ में बैठने के लिए कहती है एज एक बिजनेस मीटिंग जो होती है। मीनवाइल याहे के साथ हुआंग माओशी जो होता है वो सोचता है कि उसे जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है यानी कि पूरी मीटिंग के दौरान स्माइल करना, उसे उनके नीचे बैठते ही स्माइल करना चालू करना होगा। कुछ टाइम बाद ये सारे लोग बैठ जाते हैं एंड अब डायरेक्टर जाओ सबसे पहले रैन के लिए कुछ फूड ऑर्डर करवाती हैं एज वो रैन की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है एंड उनके मुताबिक यंग बच्चे भुक्कड़ होते हैं एज कम्पेयर टू उन बूढ़ों से। खैर अब ये लोग रैन के लिए फूड ऑर्डर कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान हुआंग माओशी नोटिस करता है कि कैसे याहे ने डायरेक्टर जाओ की जगह उसे रैन के साथ बिठा दिया है एंड अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो रैन को इम्प्रेस कैसे कर सकता है, क्या रैन उसका फायदा उठा भी सकता है। खैर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए चाहे उसके सामने कोई भी चैलेंज क्यों ना आ जाए उसे उस चैलेंज को फेस करना होगा। ऐसा सोचते हुए अब माओशी स्माइल करने लगता है एंड अब वो मुस्कुराते हुए रैन से कुछ पूछता है, लेकिन रैन अब क्योंकि मेन्यू की तरफ देख रहा होता है तो वो माओशी की बात को नोटिस नहीं करता एंड वो वेट्रेस से पानी का गिलास मंगाता है। अपने आप को इस तरह इग्नोर पाकर माओशी को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन अब क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग होती है तो उसे इस चीज को दिल पर नहीं लेना होता। अब वो सभी लोग खाना एंजॉय करते हैं एंड अब कुछ टाइम बाद याहे बात करना स्टार्ट करती है कि कैसे जो रप्चर्ड टेंडन्स होते हैं उन्हें एमआरआई के साथ स्कैन करना जरूरी होता है। अब जिन पेशेंट को फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज हुई हैं उन्हें बार बार अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में जाना पड़े तो ये कितना इनकन्वीनियंट होगा। एंड जब एमटेक टेक्निक प्रोग्राम फ्यूचर में लॉन्च हो जाएगा तो इतने ज्यादा पेशेंट्स को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है एंड इसीलिए याहे उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें खुद ही एक एमआरआई मशीन ले लेनी चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें एमआरआई मशीन के बारे में बताता हूँ। एमआरआई मशीन एक बड़ा सा डोनट शेप्ड डिवाइस होता है जो आपके बॉडी के अंदर के डिटेल्ड फोटो लेता है। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। एमआरआई मशीन के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है। जब आप इस मशीन में लेट जाते हैं तो ये मैग्नेट आपके बॉडी के छोटे पार्टिकल्स जो कि प्रोटॉन्स होते हैं उनको अलाइन कर देता है। फिर मशीन रेडियो वेव्स भेजती है जो प्रोटॉन से टकराती हैं और सिग्नल्स क्रिएट करती हैं, जिसके बाद मशीन इन सिग्नल्स को यूज करके आपके बॉडी के डिटेल्ड फोटोज बनाती है। डॉक्टर्स इन फोटोज को देख के समझ पाते हैं कि आपके बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। सबसे अच्छी बात एमआरआई मशीन की ये होती है कि एमआरआई मशीन एक्सरेज का यूज नहीं करता तो कोई रेडिएशन नहीं होता। ये एक हाईटेक मशीन है जो आपके बॉडी के अंदर के क्लियर फोटोज बना सकती है। याहे को इतना डायरेक्ट देखकर माओशी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एस एमआरआई मशीन्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा महंगी आती हैं। माओशी अब सोच रहा होता है कि अगर ये लोग उनसे एमआरआई मशीन्स खरीद लेते हैं तो उनको काफी ज्यादा फायदा होगा एंड वो ये सब सोचकर अब मुस्कुराने लगता है मन ही मन। उसे ऐसा करता हुआ देखकर याहे उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है, जिसके बाद माओशी घबरा जाता है एंड याहे उसे अब इशारों में सिर्फ स्माइल करने के लिए कहती है ताकि एटमोस्फेयर अच्छा बना रह सके। इससे बेचारे माओशी को फोर्सफुली स्माइल करना पड़ता है एंड अब वो जोर से हंसने लगता है। याहे की बात सुनने के बाद डायरेक्टर जाओ कहती है अगर वो सिर्फ एमटेक टेक्निक के लिए एमआरआई मशीन खरीद लेती है तो रैन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। डायरेक्टर जाओ की बात सुनकर डायरेक्टर जाओ से कहते हैं कि अगर वो एक एमआरआई मशीन खरीदने के बारे में सोच रही है तो उन्हें एक एमआरआई मशीन इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए भी खरीद लेनी चाहिए। एज पूरे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में एक भी एमआरआई मशीन नहीं है एंड इसकी वजह से उनकी सर्जरीज में भी डिले आता है। अब डायरेक्टर जाओ को समझ में आता है कि ये कोई डिनर मीटिंग नहीं थी, डायरेक्टर हुओ ने जानबूझकर इस मीटिंग को सेटअप किया है। अब क्योंकि डायरेक्टर जाओ को ये चीज़ नहीं पता होती कि ये एक बिजनेस मीटिंग है या फिर डिनर मीटिंग, क्योंकि डायरेक्टर जाओ को डायरेक्टर हुओ सिर्फ एक डिनर मीटिंग के लिए बुलाते हैं, इसीलिए डायरेक्टर जाओ को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता ताकि वो अपना काम निकलवा सके ऑब्वियसली। डायरेक्टर जाओ अब डायरेक्टर हुओ से कहती है कि उन्हें महंगी एमआरआई मशीन के बारे में भूल जाना चाहिए एंड कोई छोटी जरूरी चीज खरीद लेनी चाहिए। इस पर डायरेक्टर वो कहते हैं कि अगर वो ऐसा करने वाली है तो जियान नैन चुन वाइन बॉटल को जिन्हें की इन्होंने ऑर्डर करा है उसे अकेला ही पी जाएगा।
इस पर डायरेक्टर जाओ कहती है कि उन्होंने सिर्फ एक ही बॉटल ऑफ वाइन को ऑर्डर किया है, अगर वो सारी पी लेगा तो रैन के लिए क्या बचेगा। उनके ऐसे कहते ही रैन खुद आ जाता है वाइन की बॉटल दोनों सीनियर्स को सर्व करने के लिए। रैन बताता है कि वो वैसे भी बाद में ड्यूटी पर होगा, इसीलिए उसे अब ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। रैन की बात पर डायरेक्टर जाओ रैन को बताती है कि यही तो चीज डायरेक्टर हुओ ने कही है। डायरेक्टर जाओ रैन को कहते हैं कि वो जितना चाहे उतना पी सकता है, लेकिन उसे ख्याल रखना होगा कि उसे बाद में सर्जरीज भी करनी है, एंड एक सर्जन के लिए ज्यादा ड्रिंक करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसे अगर उसे कोई अचानक से कॉल आ जाती है तो वो क्या करेगा, इसलिए उसे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान माओशी हंसते हुए डायरेक्टर जाओ की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर जाओ माओशी की बात को बीच में ही काट देते हैं एंड कहते हैं कि रैन ने यूनवा हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एमटेंग टेक्निक सर्जरी कंप्लीट की है, एंड इसीलिए उनके हॉस्पिटल को इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए और इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन अब डायरेक्टर जाओ बताते हैं कि कैसे उनके लिए एक एमआरआई मशीन खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल है। एज एमआरआई मशीन खरीदने के लिए उन्हें एक ऑपरेटिंग थिएटर भी ऐड करना पड़ेगा, एंड ये चीज इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर जाओ सजेस्ट करती है कि उन्हें एक सूटेबल माइक्रोस्कोप खरीद लेना चाहिए। मीनवाइल माओशी जो होता है वो रो रहा होता है याहे के पास, एज डायरेक्टर जाओ से इग्नोर कर देती है। अपने प्लान्स को काम करता हुआ ना देकर याहे भी थोड़ी परेशान हो जाती है। मीनवाइल डायरेक्टर जाओ डायरेक्टर हुओ को बताते हैं कि उनके हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी एमटेंग टेक्निक के बारे में जानते हैं, एंड अगर उन्हें ये टेक्निक के बारे में नहीं पता होता तो वो हॉस्पिटल के बजट से कुछ पैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऊपर भी खर्च कर सकती थी न्यू इक्विपमेंट के लिए। इसीलिए डायरेक्टर हुओ को अपना बैड लक समझना चाहिए कि डायरेक्टर ऑफ हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट को एमटेंग टेक्निक आती है। इस पर डायरेक्टर हुओ कहते हैं कि उनके हॉस्पिटल में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि एमटेंग टेक्निक को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, जिनमें से पहले डॉक्टर रैन आता है एंड दूसरा डायरेक्टर पैन। हालांकि इसके बावजूद भी अगर डायरेक्टर जाओ सिर्फ इसी चीज को कंसीडर कर रही है कि पहले डायरेक्टर पैन ने एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल किया था, तो ये काफी ज्यादा अनफेयर है उनके लिए, विच मेक सेंस एज डायरेक्टर पैन के अलावा सिर्फ रैन ही है जिसे कि एमटेंग टेक्निक आती हो। डायरेक्टर जाओ का सिर्फ डायरेक्टर पैन को प्रायोरिटाइज करना एक्चुअली अनफेयर है। डायरेक्टर वो बात करते हैं कि उन्हें एमआरआई वाले केस को साइड में रख देना चाहिए एंड फोकस करना चाहिए रैन के एमटेंग टेक्निक के प्रोजेक्ट के ऊपर। एज फ्यूचर में रैन के इस प्रोजेक्ट पे काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को स्पेंड करेंगे ताकि उन्हें इस चीज में सफलता मिल सके, यानी कि वो रैन की मदद से ही एमटेंग टेक्निक को सीखेंगे एंड इसीलिए वो अपने रिसोर्सेज भी इस चीज में लगाएंगे, जिससे कि यूनवा हॉस्पिटल को ही अल्टीमेटली फायदा होगा। अब डायरेक्टर हुओ के सपोर्ट में याहे भी कहती है कि उसे याद है कि लोगों ने उसे बताया था कि न्यू टेक्निक को डेवलप करना पेड़ों को उगाने जैसा है। जब आप किसी भी जगह पर एक ट्री को प्लांट करते हैं तो उस ट्री को बड़े होने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन उन सीड्स को उगाने के लिए कोई क्वालिफाइड बंदा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब ऐसे इस केस में रैन वो आदमी है जिसे कि एमटेंग टेक्निक आती है, तो बेसिकली वही सीड्स को उगाने के क्वालिफाइड है। याहे के बाद से भी डायरेक्टर जाओ कन्विंस नहीं होती एंड वो रैन को एक ट्रांसप्लांट कंसीडर करती है। इस चीज पर डायरेक्टर हुआ पूछते हुए कहते हैं कि आखिर ट्रांसप्लांट से उनका क्या मतलब है, एज रैन ने सारी चीजें उनके हॉस्पिटल में ही सीखी है एंड उसे उसकी एमटेंग टेक्निक उसके फैमिली की विरासत से मिली है। खैर डायरेक्टर हुओ कि इस बात से भी डायरेक्टर जाओ कन्विंस नहीं होती एंड वो इस चीज को एक मजाक बताती है, एज किसी की फैमिली की विरासत में एमटेंग टेक्निक को कैसे पास किया जा सकता है, विच डेफिनेटली मेक सेंस। एमटेंग टेक्निक कोई ऐसी छोटी मोटी टेक्निक नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस टेक्निक है एंड इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए एंड मास्टर करने के लिए भी हर साल रैन को ऑलमोस्ट 12 उंगलियों पर काम करना होगा, तब जाकर वो इस चीज को सीख पाएगा। डायरेक्टर जाओ की बात पर माओशी जोर जोर से हंसने लगता है एंड उसे ऐसा करता हुआ देखकर याहे थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, एज डायरेक्टर जाओ मजाक नहीं कर रही होती एंड वो सीरियस होती है। याहे अब उन्हें अपनी बातें कंटिन्यू करने के लिए कहती है। अब एज ये आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ती है, डायरेक्टर हुआ बात करते हैं कि कैसे डायरेक्टर पैन ने 3 से 4 साल पहले डायरेक्टर पैन ने उन एक्सपर्ट्स को बुलाया था जो कि एमटेंग टेक्निक में मास्टर थे। उस दौरान डायरेक्टर पैन उनका फर्स्ट असिस्टेंट था एंड उन्हीं एक्सपर्ट से डायरेक्टर पैन ने एमटेंग टेक्निक सीखी है, वो भी 3 से 4 साल तक। लेकिन अभी भी डायरेक्टर पैन जो है वो जापान में जाकर पढ़ाई कर रहा है। डायरेक्टर हुओ इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे रैन जो है वो डायरेक्टर पैन से ऑलरेडी सुपीरियर है, इसीलिए उन्हें रैन को कंसीडर करना चाहिए। खैर ये कन्वर्सेशन हम थोड़ी और आगे जाती है एंड अभी भी डायरेक्टर जाओ इस चीज के लिए रेडी नहीं होते कि वो एक एमआरआई मशीन खरीदें। खैर इन द एंड डायरेक्टर जाओ जो होती है वो एक रिहेबिलिटेशन रूम के लिए मान जाती है एंड ये भी बताती है कि ऑपरेशन थिएटर का भी बनना इम्पॉसिबल है, एज हॉस्पिटल एक डिपार्टमेंट के लिए इतना नहीं कर सकता। इस चीज को सुनने के बावजूद भी डायरेक्टर हुआ अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट जो है उन्हें एक नया ऑपरेटिंग थिएटर मिल रहा है एंड इसीलिए डायरेक्टर हुआ भी इस चीज के बारे में डॉक्टर लाए या फिर डायरेक्टर
डॉक्टर लाई से बात करेंगे, जिसके बारे में अभी हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। तो मुझे नहीं पता कि डॉक्टर लाई या फिर ओल्ड लाई जो जिसकी बात हो रही है यहाँ पे वो कौन है। डायरेक्टर हुआ बात करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्टर पैन इस चीज को कैसे देखे, एज एमटेंग टेक्निक पूरी दुनिया में एक एडवांस टेक्निक है एंड इसीलिए उन्हें पहला वो व्यक्ति होना चाहिए जो कि एमटेंग टेक्निक को डेवलप करे। जिसके बाद डायरेक्टर वो बात करते हैं कि वो इस टेक्निक को डेवलप जरूर करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर वो इसी दिन डायरेक्टर जाओ को रिजल्ट्स दिखाएंगे। इस चीज पर डायरेक्टर जाओ उन्हें ऑल द बेस्ट विश करती है। एज अगर अब नेक्स्ट ईयर सेम टाइम पे डायरेक्टर हुओ की इमरजेंसी डिपार्टमेंट सक्सेसफुल रहती है एमटेंग टेक्निक को डेवलप करने में एंड मास्टर करने में, तो वो जरूर उनके लिए जो भी चीजें होंगी उनकी मांगे वो पूरी कर देगी। खैर याहे भी इस चीज के लिए एक्साइटेड होती है एज अगर उनका प्लान सक्सेसफुल रहता है तो इन्हीं से तो एमआरआई मशीन्स खरीदी जाएंगी। इसी के साथ ही अपनी मीटिंग खत्म कर देते हैं, लेकिन मीटिंग के खत्म होते होते माओशी एक गलती कर देता है एज वो बची हुई वाइन पूरी की पूरी पी जाता है, जिसके बाद उसे नशा हो जाता है एंड माओशी की वजह से याहे को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। खैर अब सेम डे जब रैन ड्यूटी के लिए नहीं आया होता इतने घंटों से, तो लू वेनबिन उसके लिए काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। जिसके बाद वो वैंगजिया के पास जाता है एंड रैन के बारे में पूछता है। वैंगजिया लू वेनबिन को रैन के वेयर अबाउट्स के बारे में बताती है। जिसके बाद लू वेनबिन रैन को ढूंढते हुए ऑन कॉल रूम में जाता है जहाँ पर उसे रैन दिखता है एंड अब लू वेनबिन रैन को एक पेशेंट के बारे में बताता है जिसे कि टेस्टिकल में इंजरी होती है एंड इस टेस्टिकल में इंजरी वाली बात को सुनकर रैन तुरंत खड़ा हो जाता है एंड वो अब लू वेनबिन को बताता है कि वो सर्जरी के लिए तैयार है। रैन को इस सर्जरी के लिए इतना एक्साइटेड है कि लू वेनबिन शॉक्ड हो जाता है कि भाई इसको क्या हो गया। लू वेनबिन अब रैन को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर पेशेंट को टेस्टिकल सर्जरी की जरूरत होती है। रास्ते में चलते हुए सिस्टम रैन को दोबारा से याद दिलाता है कि उसने अभी तक अपना क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, जिसके लिए उसे इंसिजन स्किल मिलने वाली थी। रैन सिस्टम को कहता है कि उसे ये चीज उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद रैन उस जगह पर पहुंचता है जहां पर पेशेंट लेटा हुआ होता है एंड उसके पास में एक नर्स होती है। रैन वार्ड के अंदर एंटर करता है, जिसके बाद उसे वहां पर एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मिलता है जिससे कि वो उस पेशेंट के बारे में जानकारी लेता है। उस सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर का नाम जेंग पाई होता है। पाई रैन को बताता है कि पेशेंट जो है वो अभी शॉक में है। रैन पेशेंट के इंजरी वाले एरिया को देखता है जो कि ऑब्वियसली उसका टेस्टिकल होता है। पेशेंट बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा होता है। रैन पेशेंट को देखता है एंड बताता है कि ये इंजरी थोड़ी सी स्केरी है। अब पाई रैन को टेस्ट करने के लिए उस पेशेंट की जानकारी के बारे में उससे पूछता है कि उसे पेशेंट को देखकर क्या समझ में आ रहा है। एज जो हायर लेवल डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा ही लोअर लेवल डॉक्टर्स को टेस्ट करते हैं एंड इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोअर लेवल डॉक्टर कोई इंटर्न हो या फिर कोई रेजिडेंट डॉक्टर। अगर वो लोअर लेवल डॉक्टर्स कोई भी गलत जवाब देते हैं तो हायर लेवल डॉक्टर्स उन्हें डांटने से शर्माते भी नहीं है। खैर रैन अब पेशेंट की हालत के बारे में एक्सप्लेन करता है। मीनवाइल पेशेंट अभी भी काफी ज्यादा कांप रहा होता है। अब पाई रैन को ध्यान से पेशेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए कहता है एंड उसके बाद अपनी जजमेंट देने के लिए कहता है। यानी कि रैन को पेशेंट के पूरी इंजरी को ध्यान से देखना होगा और एक एक डिटेल बतानी होगी कि पेशेंट को कहाँ पर चोट आई है। रैन पेशेंट के टेस्टिकल को ध्यान से देखता है एंड उसे पता लगता है कि पेशेंट को ये चोट रोड पे नहीं लगी है। पाई रैन की जजमेंट को सही बताता है एंड कहता है कि पेशेंट से जब उसने बाहर इस इंजरी की जगह के बारे में पूछा था तो पेशेंट ने बताया था कि ये इंजरी उसे स्केटबोर्डिंग करते दौरान लगी है। स्केटबोर्डिंग का एक मूव होता है जो कि लोग ज्यादातर रेलिंग के ऊपर करते हैं, तो जब पेशेंट उस मूव को रेलिंग के ऊपर कर रहा था तो तुम समझ ही सकते हो कि आगे क्या हुआ होगा। रैन इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि पेशेंट के स्केटबोर्ड ने उसे फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उसका स्केटबोर्ड अलग हो गया एंड वो अलग हो गया एंड उसके टेस्टिकल रेलिंग पर जाकर बचे, जिससे कि ओह माय गॉड कितना दर्द हुआ होगा भाई को। पाई रैन को कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, पेशेंट सीधा जाकर हैंड रेल पर बचा। अब क्योंकि हैंड रेल राउंड नहीं थी, वो एकदम स्ट्रेट थी, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आया, जिससे कि पेशेंट का टेस्टिकल थोड़ा एक्सपोज हो गया, यानी कि वो थोड़ा कट गया एंड अंदर से बॉल दिखाई दे रही थी। ओह नो। रैन पाई की बात को सुन ही रहा होता है कि तभी सिस्टम उसे दोबारा से क्वेस्ट के बारे में याद दिलाता है। एज उसे ये क्वेस्ट पेशेंट को सूचर से ट्रीट करने के बाद मिलने वाला था, तो इसीलिए सिस्टम उसे बार बार ये चीज याद दिला रहा था। रैन पेशेंट की चोट को दोबारा से देखता है, पाई से कहता है अगर पेशेंट को ये चोट मेटल रॉड पर लगी है तो उन्हें पेशेंट को एक टेटनस का इंजेक्शन देना होगा। वेल तुम्हारे लिए दोबारा से कुछ इन्फॉर्मेशन, टेटनस शॉट यानी कि टेटनस का इंजेक्शन एक वैक्सीन है जो हमें टेटनस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है। टेटनस एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जख्म से या फिर कट के जरिए बॉडी में एंटर करता है एंड नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। टेटनस शॉट लगाने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है जो
हमें इस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ये वैक्सीन यूजुअली हर 10 साल में लगवाना ज़रूरी होता है ताकि प्रोटेक्शन मेंटेन रहे। अगर किसी को कट या जख्म हो गया है तो डॉक्टर्स इमरजेंसी में भी टेटनस शॉट रिकमेंड करते हैं, स्पेशली अगर लास्ट शॉट 10 साल पहले या उससे पहले लगा हो। जब आपको मेटल रॉड से कट लगता है, खासकर अगर वो ज़्यादा पुरानी या गंदी है, तो टेटनस इन्फेक्शन का रिस्क होता है। टेटनस बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी, धूल और मैन्योर यानी कि खाद में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया कट्स और छोटे जख्मों के जरिए बॉडी में एंटर करता है, खासकर कंटामिनेटेड चीजों से जैसे मेटल रॉड्स। एंड इसी वजह से रैन यहाँ पर टेटनस शॉट को रेकमेंड करता है। खैर, रैन अब डॉक्टर पाई को बताता है कि ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा सीरियस नहीं है। एंड जहां तक बात आती है स्पर्मेटिक कॉर्ड की, ओह वेट, रैन को स्पर्मेटिक कॉर्ड कैसी दिखती है नॉर्मली, ये चीज नहीं पता है। एंड इसीलिए अब ये सर्जरी रैन के लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। डॉक्टर पाई अब बात करता है कि अगर पेशेंट की स्पर्मेटिक कॉर्ड एबनॉर्मल है तो उन्हें पहले स्पर्मेटिक कॉर्ड टॉर्शन की पॉसिबिलिटी को कंसीडर करना होगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो टेस्टिस तक ब्लड सप्लाई और नर्व्स प्रोवाइड करता है। टॉर्शन का मतलब है ट्विस्ट होना, यानी कि अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड घूम जाती है तो इससे पेशेंट के टेस्टिस में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा एंड उसे सिवियर पेन और डैमेज हो सकता है। अब क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड टॉर्शन को मैंडेरिन में जिन सुओ प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि एक कैरेक्टर का नाम है, एक टेलीविजन ड्रामा जो कि 1998 में आया था, तो पेशेंट अब कंफ्यूज हो जाता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड टॉर्शन से डॉक्टर का क्या मतलब है, वो यहाँ पर एक शो की बात क्यों कर रहा है। अब इससे पेशेंट एंड डॉक्टर पाई के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे वो बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर नर्स आती है एंड वो डॉक्टर पाई से पूछते हैं कि वो पेशेंट को कौन सी ड्रग्स देने वाले हैं। डॉक्टर पाई अब खुद को शांत करता है, उसे समझ में आता है कि अभी पेशेंट के साथ डॉक्टर्स एंड नर्सेज का बहस करना कोई फायदेमंद चीज नहीं है। इसीलिए डॉक्टर पाई अब रैन को पेशेंट को स्पर्मेटिक कॉर्ड को समझाने के लिए कहता है। अब रैन पेशेंट को वही चीज समझाता है जो चीज मैंने तुम्हें समझाई थी। बस वो ये चीज कहता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिकल को उसकी जगह पर होल्ड करने का काम करता है एंड उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। रैन पेशेंट को समझाता है कि वो ये चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो काम कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक टॉर्शन हो जाता है, यानी कि वो घूम जाती है, तो उन्हें एक सर्जरी करनी होगी। प्लस ऑफ कोर्स उन्हें टेस्टिकल को रिमूव भी करना पड़ सकता है और इस केस में पेशेंट को स्टिचेस की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि उसे अपने अंडों को बाय बाय कहना होगा। पेशेंट ये सोचकर अब और ज्यादा घबराने लगता है एंड वो कांपने लगता है। मीनवाइल इसी दौरान डॉक्टर पाई नोटिस करते हैं कि टेस्टिकल की पोजीशन जो है वो यूजुअली जितनी पोजीशन उसकी होनी चाहिए उससे थोड़ी नीचे है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के टेस्टिस ट्विस्ट नहीं हुए हैं। खैर, अब डॉक्टर पाई रैन को खुद डिब्राइडमेंट एंड सर्जरी करने के लिए कहता है। मीनवाइल पेशेंट काफी ज्यादा कांप रहा होता है। वो रैन को छूता है एंड उसे कहता है कि मेरा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है रैन। रैन उसे बताता है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो सर्जरी करना स्टार्ट करता है। एंड डॉक्टर पाई जब देखता है कि रैन इस प्रकार सर्जरी कर रहा है तो वो भी हैरान हो जाता है। ऐसे में बताया होगा भाई को सूचरिंग में मास्टर लेवल जो मिला है। खैर, कुछ ही टाइम में वो सूचर कंप्लीट कर देता है एंड पेशेंट को भी ज्यादा दर्द नहीं फील होता। इसी के साथ रैन का पेशेंट को ट्रीट करने वाला मिशन कंप्लीट हो जाता है एंड इसके तौर पर उसे इंसिजन टेक्निक मिल जाती है जो कि स्पेशलिस्ट लेवल होती है। रिवॉर्ड के तौर पर इंसिजन स्किल का मिलना रैन के लिए एक अच्छी बात होती है, एज अब से रैन को चीफ सर्जन के सामने इंसिजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। एज पिछली सर्जरी में रैन को डायरेक्टर हुओ के सामने इंसिजन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। खैर, इस सर्जरी के 2 दिन बाद डॉक्टर पाई रैन को बताते हैं कि जिस पेशेंट के ऊपर उसने सर्जरी की थी वो 1 दिन के बाद ही डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि उसके स्टिचेस काफी अच्छे थे। अब डॉक्टर पाई रैन से पूछता है कि क्या उसने पहले भी सूचर किया हुआ है। इस पर रैन, अब क्योंकि ज्यादा एक्सक्यूज उससे नहीं बनाने होते, तो बताता है कि उसने अपनी फैमिली की क्लिनिक में सूचरिंग करी है, जो कि वो झूठ बोलता है। मतलब की तो है लेकिन इतनी नहीं की हुई उसने। खैर, वही अब डॉक्टर पाई रैन से उसके क्लिनिक के बारे में पूछते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। रैन उन्हें बताता है कि कैसे कैसे वो करता है। अब तभी वहाँ पर लू वेनबिन आता है जो कि रैन को अपने साथ बेड नंबर 5 के पेशेंट को देखने के लिए कहता है, एज उस पेशेंट की स्वेलिंग कम हो चुकी होती है एंड एज रैन को इस पेशेंट की ड्यूटी मिली होती है कि वो उसको एग्जामाइन करे, तो इसीलिए डॉक्टर लू वेनबिन उसे अपने साथ लेकर जाता है। खैर, रैन अब डॉक्टर पाई को बाय बाय कहता है एंड अब वो लू वेनबिन के साथ जाता है। रास्ते पे चलते हुए लू वेनबिन रैन को बताता है कि पेशेंट नंबर 5 जो है वो अच्छी तरीके से रिकवर हो रहा है। लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ पर लू वेनबिन अब इस बेड नंबर 5 वाले पेशेंट की बात को चेंज करते हुए रैन से कहता है कि उन लोगों ने काफी समय से प्रैक्टिस नहीं की है। एज लू वेनबिन को रैन के साथ एमटेक टेक्निक को सीखना है एंड वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है उस चीज में, तो वो रैन से आज प्रैक्टिस के लिए पूछता है। ऑल्दो रैन इस चीज के लिए मना कर देता है, एज
रैन को कल एक सर्जरी करनी होती है एंड इसीलिए उसे अपनी एनर्जी को बचाना होता है। रैन की इस बात को सुनकर लू वेनबिन थोड़ा खुश नहीं होता, जिसके बाद रैन थोड़ा आगे चला जाता है बेड नंबर 5 के पेशेंट को देखने के लिए। पीछे से लू वेनबिन सोच रहा होता है चाहे रैन कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसके अंदर अभी भी खामियां हैं, जैसे कि उसे इंसिजन करना नहीं आता है। लू वेनबिन बात करता है कि कैसे रैन को इंसिजन प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड उसे अब लगता है कि रैन जो है वो अब खुद को घमंडी समझ रहा है। खैर लू वेनबिन अब इस चीज को अपनी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, एज उसे लगता है कि रैन जो है वो इंसिजन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मीनिंग वो इंसिजन में बुरा है, तो अब रैन की जगह इंसिजन करने को लू वेनबिन को ही मिलेगा, जो कि लू वेनबिन के लिए ही बहुत अच्छा है। एंड अब वो ये सोचकर जोर जोर से हंसने लगता है। खैर द नेक्स्ट डे रैन को जो सर्जरी करनी होती है वो सर्जरी के लिए तैयार हो रहा होता है। मीनवाइल डायरेक्टर वो रैन को उस पेशेंट की जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि पेशेंट 21 साल का है, उसके पास एक खुला जख्म है और उसके इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स के फ्लेक्सर टेंडन्स रप्चर हो चुके हैं एंड उसके मिडिल फिंगर के दोनों फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस रप्चर हो गए हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। खैर मैं तुम्हें कुछ टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये एक टेंडन होता है जो कि फिंगर के डिस्टल फैलेंगस यानी कि फिंगर के लास्ट पार्ट्स को फ्लेक्स करने में काम आता है। दूसरा टर्म था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये भी एक टेंडन है जो फिंगर्स के मिडल फैलेंगस को फ्लेक्स करने में मदद करता है। खैर पेशेंट के बारे में बताने के बाद डायरेक्टर वो सोचते हैं कि सिर्फ उन्हें आज एक ही पेशेंट मिला है जिसे कि फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज हो। मीनवाइल रैन नोटिस करता है कैसे पेशेंट को नोमैंस लैंड में इंजरी हो रखी है। इस एरिया को स्पेसिफिकली नोमैंस लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एरिया में हैंड टेंडन्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। फर्दर नोटिस करने पर रैन को समझ में आता है कि एज अ मास्टर लेवल एमटेंग यूजर उसके लिए पेशेंट की ये इंजरी बहुत ज्यादा बेसिक है एंड उसे इसकी सर्जरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके बाद रैन जोन 2 में सर्जरी करना स्टार्ट करता है एंड वो जैसे ही पेन मांगता है वैंगजिया से, वैसे ही वैंगजिया उसे पेन दे देती है। इस साइनर्जी को देखकर रैन थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है कि उनका कोऑपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इससे रैन को पता चलता है कि वैंगजिया ने उनके कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छा कर लिया है। रैन अब मार्किंग करना शुरू करता है जहाँ पर उसे कट्स लगाने होते हैं। मीनवाइल डायरेक्टर वो ये सब देख रहे होते हैं। डायरेक्टर वो रैन को कहने जा रहे होते हैं कि वो इस ऑपरेशन में इंसिजन करेंगे, एज दे नो कि रैन को इंसिजन करने में पिछली बार प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इंसिजन करना एक लोअर लेवल डॉक्टर के लिए सुपीरियर डॉक्टर्स की तरफ से एक गिफ्ट होता है, यानी कि हर सर्जरी में ज्यादातर इंसिजन लोअर लेवल डॉक्टर्स ही करते हैं एंड इसी वजह से डायरेक्टर वो रैन को ये नहीं कह पाते कि वो इंसिजन खुद करना चाहते हैं, एज उन्हें पता है कि अगर वो चाहते हैं कि रैन इंसिजन में अच्छा हो तो उन्हें रैन को प्रैक्टिस करने देना होगा। लेकिन तभी डायरेक्टर वो लू वेनबिन की तरफ देखते हैं, एज लू वेनबिन भी 3 से 4 साल तक प्रैक्टिस कर चुका होता है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें लू वेनबिन को मौका देना चाहिए। एज पिछली सर्जरी में लू वेनबिन की परफॉर्मेंस अच्छी थी। डायरेक्टर वो को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर लू वेनबिन समझ जाता है कि शायद डायरेक्टर उसे इंसिजन करने के लिए कहने वाला है। लू वेनबिन सोचता है कि ये बढ़िया रहेगा अगर रैन इस चीज को गिव अप कर दे, यानी कि इंसिजन ना करे, लेकिन एज लू वेनबिन ये चीज खुद नहीं कहना चाहता था तो वो ये चीज सोचने लगता है कि क्या डायरेक्टर उसे अब ऑर्डर करने वाले इंसिजन करने के लिए। खैर लू वेनबिन को याद आता है कि रैन उसका दोस्त है एंड उसे रैन की इस जॉब को नहीं छीनना चाहिए, लेकिन पिछली बार भी रैन को इंसिजन करते दौरान प्रॉब्लम आई थी, प्लस लू वेनबिन के कल पूछने के बावजूद भी रैन ने प्रैक्टिस के लिए मना किया था, तो इस हिसाब से लू वेनबिन को लगता है कि रैन को इस इंसिजन को नहीं करना चाहिए। खैर अब क्योंकि डायरेक्टर भी लू वेनबिन को इंसिजन के लिए नहीं कहता है एंड लू वेनबिन भी खुद रैन को इंसिजन के लिए नहीं कहता है, तो लू वेनबिन सोचता है कि शायद अब क्योंकि रैन को भी खुद पता है कि वो इंसिजन करने में बुरा है, तो वो शायद खुद ही ये कह दे कि वो इंसिजन नहीं करेगा। लू वेनबिन अपनी इन फैंटेसीज में खोई रखा होता है कि तभी रैन उसे पेशेंट के हाथ को ऊपर उठाने के लिए कहता है। इससे लू वेनबिन को पता लगता है कि रैन खुद ही इंसिजन करने वाला है। लू वेनबिन अब सोचने लगता है कि आखिर रैन हिचकिचा क्यों नहीं रहा है इंसिजन को करने के लिए, इवन दो ही मेस्ड अप इन द प्रीवियस सर्जरी। लेकिन तभी लू वेनबिन नोटिस करता है कि रैन ने बहुत ही अच्छी पोजीशन चूज की है इस बार इंसिजन करने के लिए। रैन वैंगजिया से नाइफ मांगता है, जिसके बाद वो ऑपरेशन को शुरू करता है। कुछ ही टाइम में लू वेनबिन नोटिस करता है कि रैन की टेक्निक जो है वो काफी अच्छी हो चुकी है एंड उसका इंसिजन का लेवल भी बढ़ चुका है। सभी दूसरे सर्जन्स रैन की तरफ देखते हैं एंड उन्हें रैन की टेक्निक से पता चलता है कि रैन एक हायर लेवल डॉक्टर की तरह इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। उन्हें समझ में नहीं आता कि रैन ऐसा कैसे कर पा रहा है, एज आज से कुछ दिन पहले तो रैन ने एक ऑपरेशन को 2 बार परफॉर्म किया था इंसिजन करके, लेकिन अब पलक झपकते ही रैन एक मास्टर बन चुका है इंसिजन में। रैन की सर्जरी के इस लेवल को देखकर डायरेक्टर वो भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं एंड अब वो रैन से पूछते हैं कि क्या वो कुछ समय से इंसिजन की प्रैक्टिस कर रहा था।
इस पर रैन हाँ का जवाब देता है। बहुत झूठ बोलता है कमीना आदमी। खैर, रैन के इस जवाब से डायरेक्टर वो सोचने लगते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि रैन के अंदर वो नॉलेज है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि रैन का लेवल इस प्रकार होगा। उन्हें समझ में आता है कि कोई अगर यहाँ पर ये कह देता कि रैन के आज से 3 दिन पहले का लेवल कुछ ऐसा था और आज का लेवल कुछ ऐसा है, तो वो भी उस आदमी को गाली दे देता। इसका मतलब ये है कि रैन इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ इस इंसिजन को कर रहा होता है। डायरेक्टर वो को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। डायरेक्टर वो सोचते हैं कि शायद रैन पहले अपनी इन स्किल्स को छुपा रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। एज रैन की पिछली मूवमेंट से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि रैन जानबूझ के उस चीज को परफॉर्म कर रहा था। डायरेक्टर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एज आज रैन बिल्कुल ही एक अलग सर्जन बन चुका था कंपेयर टू 3 दिन पहले। खैर, जब ये सभी लोग शॉक्ड होते हैं तभी रैन लू वैनबिन को पेशेंट की स्किन को ऊपर उठाने के लिए कहता है, लेकिन लू वैनबिन अभी भी उन ख्यालों में होता है कि कैसे रैन ने इस इंसिजन को परफॉर्म किया है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने ये सोचा कि रैन कल घमंडी बन रहा था। उसे इस चीज का भी दुख होता है कि उसने ये सोचा कि रैन की जगह वो इंसिजन करने वाला है। खैर, रैन के बताए हुए काम को करते दौरान लू वैनबिन रैन को कहता है कि अगर वो इस स्पीड से काम करेगा तो दूसरे इनएक्सपीरियंस लोगों को ऐसा लगेगा कि रैन हैक्स यूज कर रहा है, एंड इसके चलते उनके जूनियर्स इस उम्मीद को खो देंगे कि वो रैन से अच्छा इस चीज को कर सकते हैं, विच विल अल्टीमेटली एंड द कॉम्पिटिशन। लू वैनबिन की बात पर डायरेक्टर वो उसे कहते हैं कि इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे क्या सोचते हैं। डायरेक्टर वो अब सोचने लगते हैं कि आखिर सभी डिपार्टमेंट, पूरे हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स को आखिर क्या चाहिए। एज हमेशा से उन्हें सिर्फ रैन जैसे एक सर्जन की तलाश थी। अब क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है तो दूसरे कंप्लेन क्यों ही करेंगे। खैर, अब डायरेक्टर वो रैन से कहते हैं कि उन्हें सुनने में आया था कि रैन ने काफी ज्यादा पिग फीट को खरीदा था खुद के पैसों से ताकि वो सर्जिकल स्किल्स को प्रैक्टिस कर सके। इस पर रैन कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सही सुना है। डायरेक्टर वो रैन से कहते हैं कि वो भी एक इंटर्न है एंड उसे जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है वो इतना काफी नहीं है कि वो पिग मीट को खरीद सके। अब डायरेक्टर वो रैन को ये कहते हैं कि उसे खुद के पैसों का इस्तेमाल करते हुए मटेरियल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसके लिए अभी एक सिमुलेशन ट्रेनिंग स्पेस को बिल्ड नहीं कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने डॉक्टर्स के स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो जितना कर सकते हैं वो अपने डॉक्टर्स के लिए उतना जरूर करेंगे। डायरेक्टर वो स्पेसिफिकली ये चीज उस सर्जन को देखते हुए बोल रहे होते हैं जिसने पिछली बार अजीब सा चेहरा बना लिया था जब रैन इंसिजन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। एंड उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मेंबर को भी अभी ये चीज पता चल जाती है कि डायरेक्टर वो स्पेसिफिकली ये चीज उसे सुनाते हुए कह रहे हैं। जिसके बाद एज वो डायरेक्टर को कुछ नहीं कह सकता था तो वो बोलता है कि डायरेक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायरेक्टर वो अब रैन को बताते हैं कि वो इस चीज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते कि रैन को पिग के पैर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, एज रैन के पास अभी भी एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। डायरेक्टर वो रैन को सजेस्ट करते हैं कि हालांकि रैन इन सर्जरीज में चीफ सर्जन का काम कर रहा है, लेकिन अब से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में डायरेक्टर वो एंड लू वैनबिन का नाम लिखा जाएगा, जिसके बाद सर्जरी के पैसे रैन के बैंक में डाल दिए जाएंगे। डायरेक्टर वो यहाँ तक रैन को इंसिस्ट करते हैं कि वो इस चीज को मना ना करे, एज इतना मेहनत करने के लिए उसे ये सब मिलना ही चाहिए, एंड इसीलिए रैन इस चीज के लिए एग्री भी कर लेता है। इस बात को सुनकर लू वैनबिन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है एंड उसे लगता है कि रैन के एमटेक टेक्निक को सीखने के वजह से उसे ऐसी टेक्निक मिल रही है, एंड अब वो खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो एमटेक टेक्निक को सीखेगा, विच इज नॉट ट्रू। एज डायरेक्टर वो ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं रैन का ट्रू पोटेंशियल।